लगभग 7 महीने से चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर एक बार फिर से न्यूज में कैसे आ गया और क्या इसमें यूक्रेन की जीत होती दिख रही है। बात करेंगे आज के एपिसोड में। एक जनरल ओवरव्यू के लिए बता दूं कि रशिया की पॉपुलेशन 14.5 करोड़ है, जबकि यूक्रेन की 4 करोड़। हमारे यहाँ महाराष्ट्र की 12 करोड़ के आसपास बताई जाती है। लैंड एरिया की अगर बात करें तो लगभग 28 यूक्रेन लग जाएंगे, तब कहीं जाके एक रशिया बनेगा। एक्चुअली रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एक सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। तो जब 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया के मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि भाई इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम टिल रशिया टेक्स ओवर। लेकिन फिर एंड्रयू जैक्सन का एक कोट है कि वन मैन विद करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। जेलेंस्की ने वो करेज दिखाया कि वो अपना देश छोड़कर भागे नहीं, उल्टा रशिया के अगेंस्ट एक स्टैंड लिया। और ये स्टैंड लेने का की वजह से ही ये वॉर इतना लंबा खिंच चुका है। 6 सितंबर को यूक्रेन ने एक मेजर काउंटर अटैक लॉन्च किया और रशिया को हैरान कर दिया। एक्चुअली पुतिन के 20 साल के राज में ये रशिया के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री सेटबैक था, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया से एक बड़ा एरिया, वो अभिषेक आपको मैप में भी बताएंगे, जो यूक्रेन ने रशिया से वापस लिया है। तो 3 हिस्सों में दरअसल अभी फाइटिंग इंटेंसली जो चल रही है, उसके बारे में और डिटेल में अभिषेक बताएंगे। आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। पिछले कई महीनों से चल रही है। जब वो ये वॉर स्टार्ट हुई थी, हमने भी एक इस पे एपिसोड किया था। उस समय दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था और हमारा भी ये मानना था कि ये जो लड़ाई है ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ये काफ़ी लंबी खींच गई है। आज अब इसको 200 दिन से ज़्यादा हो गए इस लड़ाई को चालू हुए और अभी भी इसे लग नहीं रहा है किसी नतीजे पे पहुंच रही है। चाहे वो दुनिया भर के एक्सपर्ट हो या रशिया हो, उसने ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन इतने टाइम तक सरवाइव कर पाएगा। रशिया को लगा था कि हम अटैक करेंगे, कुछ ही दिन में उनकी जो राजधानी है उस पर कब्जा कर लेंगे और पूरा यूक्रेन पे एक तरह से हमारा कब्जा हो जाएगा। पर यूक्रेन ने काफी दिन तक रोक के रखा। इनिशियली रखा था कि यही लग रहा था कि रशिया काफी जल्दी यूक्रेन पे कब्जा करके ये लड़ाई खत्म कर देगा। इनिशियली काफी तेजी से वो आगे बढ़े थे, काफी तेजी से उन्होंने यूक्रेन के हिस्सों पे अपना कब्जा किया था। बट फिर जाके ये हुआ कि यूक्रेन ने रशिया को रोक के रखा था। ना रशिया ज्यादा आगे बढ़ पा रहा था, ना यूक्रेन रशिया को पीछे कर पा रहा था। बट पीछे कुछ दिनों में काफी डेवलपमेंट हुए हैं और इस डेवलपमेंट में यूक्रेन की जो आर्मी है, उन्होंने रशिया की आर्मी को काफी पीछे धकेला है कई रीजन से। और अब ये माना जा रहा है कि रशिया ये लड़ाई हार सकता है। रशिया को ही पता है, इतने 200 दिन ये लड़ाई खींच चुकी है। उन पे कई सैंक्शन लगाए वेस्टर्न कंट्री हुई अमेरिका ने, जिसके चलते उनकी अर्थव्यवस्था की भी हालत खराब हो रही है। तो वो ज्यादा दिन इस लड़ाई में लड़ नहीं सकते, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। पर अब यही क्वेश्चन आ गया रशिया रशिया की किस तरह से अपना फेस बचाए, वो स्पेशली पुतिन किस तरह से अपना फेस बचाते हैं। उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी। अगर रशिया ये लड़ाई में पीछे हटता है तो उसकी तरह से रशिया की हार होगी। तो पुतिन अपनी जनता को क्या जवाब देगी, क्यों इन्होंने यूक्रेन पे हमला किया था, और फिर जब वापस आके लड़ाई हार गए तो रशिया को क्या मिला है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है रशिया की तरफ से कि किस तरह से वो इस लड़ाई को एक कंक्लूजन में पहुंचाए कि रशिया पुतिन अपनी जनता के सामने ये कह सके कि कुछ जस्टिफिकेशन दे सके वो, कि हमने यूक्रेन पे ये हमला किया तो हमने ये अचीव हुआ है। एक्चुअली सिर्फ पुतिन की बात नहीं है यहाँ पे। विक्ट्री आप कैसे डिफाइन करेंगे? यूक्रेन के लिए विक्ट्री क्या है और रशिया के लिए विक्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन अब बहुत फ्लूइड हो चुकी है। मतलब 24 फरवरी को जब रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, और जो जो एरिया रशिया ने अपने अंडर में ले लिए यूक्रेन के, अगर वो सब यूक्रेन को वापस मिल जाए तो क्या यूक्रेन ये कह सकता है कि भाई हम जीत चुके हैं या विक्ट्री हमारी है? या फिर यूक्रेन और आगे बढ़ना चाहेगा और उन एरियाज पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा जो रशिया ने ट्रेडिशनली 24 फरवरी के पहले से, जहां पर रशिया का कब्जा था, जैसे क्रीमिया एक एग्जांपल है। लेकिन अगर रशिया की बात करें तो रशिया को विक्ट्री क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रशिया को विक्ट्री क्लेम करने के लिए शायद यही करना पड़ेगा कि जेलेंस्की को अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ना पड़ेगी, जो कि होता दिख नहीं रहा है। तो अब जब विक्ट्री की डेफिनेशन इतनी फ्लूइड हो जाती है
तो फिर वॉर बैटलफील्ड की जगह शायद टेबल पर डिस्कशंस के थ्रू खत्म किया जा सकता है। खैर अभिषेक, आप कंटिन्यू करें। यही रीजन है कि 200 दिन की ये लड़ाई खींच चुकी है, दोनों साइड से नुकसान हो रहा है, बट दोनों साइड गिव अप नहीं करना चाहती कि विक्ट्री किसकी हो। दोनों को जवाब देना है, दोनों को बताना है कि कौन जीता है आखिरी में। अब उसकी भी डेफिनेशन नहीं है कौन जीता है। तो भले ही नुकसान हो रहा है, दोनों साइड से काफी नुकसान हो रहा है, पर तब भी वो लड़ाई में खड़े हुए हैं। ये लड़ाई इस तरह से होती जा रही है, सब रबड़ों खींच रहे हैं, बस खींची जा रही से कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकला है। दोनों साइड नुकसान ही हो रहा है, किसी का फायदा कुछ नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, दुनिया के काफी देशों का नुकसान हो रहा है, भारत का भी नुकसान हो रहा है इस वॉर के चलते हुए। भारत की इकोनॉमी का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जो इम्पोर्टेड जो रॉ मटेरियल आता है, उसकी कीमतों पे, कई रॉ मटेरियल की कीमतों में काफी उछाल आया है इस लड़ाई के बाद में। और साथ ही साथ में जब इस लड़ाई स्टार्ट होती बात की थी, हमने बात की थी जो भारत के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात की थी। लगभग 16,000 मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे। वो इंडिया आ गए हैं और उनका एक तरह से भविष्य एक अधर में वो क्लियर नहीं क्या करे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि हमें इंडिया के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हमें एडमिशन दिया जाए। वह भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिसेंटली कहा है कि हम उन्हें एडमिशन नहीं दे सकते, जो कि किसी कानून में इस तरह के प्रावधान नहीं है कि बीच सेशन में हम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकें। अब स्टूडेंट्स के लिए बस एक यही आस बचती है कि ये लड़ाई जल्दी से खत्म हो, वहाँ की यूनिवर्सिटी से जल्दी से ओपन हो, ताकि वो जाके वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। अब बात करते हैं कि जो हमने कहा कि कहाँ पे दोनों देश है, कितना रीजन रशिया ने गेन किया है, कितना यूक्रेन ने गेन किया है, और जो यूक्रेन ने रशिया को काफी एक पीछे हटाया है, तो किस रीजन से पीछे हटाया और कितने बड़े रीजन से हटाया है, वो मैं आपके साथ साथ एक फोटो शेयर करता हूँ। उसके थ्रू हम समझते हैं कि कहाँ पे है रशिया और यूक्रेन इस वॉर में आज की तारीख में। तो आपको स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है, इसमें जो ये डार्क आपको रीजन दिख रहा है, ये वो रीजन है जहाँ पे रशिया का अभी रशियन आर्मी का, जहाँ पे एक तरह से कंट्रोल में है ये रीजन्स। ये पूरे रीजन्स अभी रशिया के कंट्रोल में है। क्रीमिया की से शोएब ने बात की थी हमने इंट्रोडक्शन में, वो रशिया ने यूक्रेन से 2014 में ही ले लिया था उसको अपना कंट्रोल। और ये जो आपको ये एक तरह से एक ब्लू कलर में जो एरिया दिख रहा है, ये वो एरिया है जहाँ पे पहले रशिया का कंट्रोल था, बट अभी पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की आर्मी ने काफी एक एग्रेसिव अटैक किया और इस रीजन से रशिया को पीछे हटना पड़ा। ये खार्किव जो एक बड़े एक जो बड़ी सिटियों में से एक है यूक्रेन की, उससे काफी दूर रशिया को हटना पड़ा है। काफी नुकसान हुआ रशिया का। बेसिकली जो रशिया की स्ट्रेटेजी थी जब पहले जब चालू हुआ था, तो उन्होंने दो साइड से अटैक किया था, एक वॉर फ्रंट खोले थे। एक ये जो ईस्टर्न साइड है इस तरफ से, और एक जो सदर्न साइड है इधर से उन्होंने अटैक किया था। बट अभी पूरा रशिया का फोकस सदर्न साइड पे है, सदर्न साइड पे उन्होंने फोकस किया है, यहाँ से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यूक्रेन की आर्मी ने इनको सदर्न साइड पे रोक के रखा है, और साथ ही साथ इन्होंने जो ईस्टर्न साइड है इस साइड वहां पे काफी एग्रेसिव अटैक किया है। एक सरप्राइज था रशिया के जिस तरह से अटैक किया था यूक्रेन की आर्मी ने, और यहाँ से रशिया को काफी पीछे हटना पड़ा है। तो ये सिचुएशन है अभी मौजूदा। जैसे शोएब ने बताया था, कंपेयर किया था रशिया और यूक्रेन में कि क्या साइज है, कितनी पॉपुलेशन है। तो एक सवाल आता है कि क्यों यूक्रेन अभी तक रशिया को रोक पाया है। तो 200 दिन लड़ाई चल चुकी है और रशियन आर्मी को पीछे जाना पड़ा। तो मेजरली दो रीजन है कि एक जो वहाँ की एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, जिस तरह से उनके राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं देश नहीं छोड़ूंगा, मैं लड़ूंगा यहाँ पे, तो राष्ट्रवाद की भावना पूरे वहाँ के लोगों में, वहाँ के आर्मी में जागी। जिस तरह से उन्होंने इसी वजह से रशियन की आर्मी, रशिया की जो आर्मी है उसको रोक सके हैं। तो दूसरा जो नाटो कंट्री है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और अमेरिका है, भले ही वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके उसकी काफी मदद कर रहे हैं। तो जिस तरह से वेस्टर्न यूरोप की कंट्री से जो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और यूनाइटेड स्टेट हो गया, उन्होंने काफी तादाद में यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए, कई मॉडर्न हथियार उनको सप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से वो रशियन आर्मी को रोक पाए और एक काउंटर अटैक कर पाए रशिया के ऊपर। यहाँ पे तो मैं दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। जो अभिषेक ने बताया कि कैसे कंट्रीज ने यूक्रेन को बहुत सारे वेपन्स दिए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा और सबसे
तेज गति में, मतलब इतनी जल्दी किसी भी कंट्री को इतने वेपन्स नहीं मिले जितने यूक्रेन को मिले हैं रिसेंटली। सेकेंडली, जब आप डिफेंस कर रहे होते हैं, जब आपके ऊपर अगर कोई दूसरा देश हमला कर रहा है और आप डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको उतने वेपन्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप बच रहे होते हैं, आप ऑफेंस नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ऑफेंस कर रहे होते हैं तब आप ज्यादा वेपन्स यूज करते हैं, तब आप ज्यादा बुलेट्स यूज करते हैं, तब आप ज्यादा मिसाइल्स यूज करते हैं। और वो सब यूक्रेन कर पा रहा है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स अवेलेबल हैं वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू। सेकेंडली, वेस्टर्न कंट्रीज ने वेपन्स के साथ साथ अब यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करना भी चालू कर दी है, जिसकी वजह से यूक्रेन ये समझ पा रहा है कि रशियन ट्रूप्स कहाँ छुपे हुए हैं, उनके ठिकाने कहाँ हैं, और वहां पर वो हमला कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा रीजन था कि उन्होंने खार्किव पे आइडेंटिफाई किया रशियन पोजीशंस कहाँ हैं और वो वापस ले पाए। तो दरअसल ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉर लंबा खींचने से जेलेंस्की से ज्यादा पुतिन को नुकसान है पर्सनल लेवल पर, उनकी इमेज को लेकर। एक जो लिबरल माइंडसेट, एक जो एंटी वॉर थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, वो रशिया में भी हैं, वो तो पुतिन के अगेंस्ट डे वन से थे ही। लेकिन एक जो राइट विंग माइंडसेट का एक इंटेलिजेंशिया होता है जो वॉर को जस्टिफाई करता है, वो भी इतने बड़े सेटबैक के बाद ये सोचने लगता है कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना छोटा देश हमें कैसे हरा पा रहा है। कहीं पुतिन को डर तो नहीं लग रहा है? और अगर डर लग रहा है न्यूक्लियर वेपन यूज करने में, तो फिर पुतिन कैसे स्ट्रांग मैन हुए? और राइट विंग एक जो इंटेलिजेंशिया होता है वो हमेशा एक स्ट्रांग मैन लीडर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर पुतिन एक्चुअली थोड़े से सूप में है, जितनी लंबा ये वॉर खींचता है उनकी इमेज के लिए थोड़ा नुकसान है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।